नमः सिद्धं नमः सिद्धं नमः सिद्धं। भक्ति प्रभा के सभी सदस्यों को बहुत बहुत प्यार। सोनम, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। जैसे माला को गूंथ रखा है आपने, सारे मनकों को, सारे इतने प्रबुद्ध हैं, इतने ज्ञानवान हैं। आई एम ऑब्लाइज्ड कि ये सारा संत समाज और जो इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैं उनका एक अंश हूँ, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। आज मुझे क्या कहना है ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, पर इतने सारे लोगों के अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनने के बाद मुझे एक चीज़ तो पता चली है कि ज्ञान सब में है, लेकिन आज मैं जो बात करना चाहूँगी वो ज्ञान नहीं है, भाव है। और भाव है, और एक ऐसा भाव जिसको कभी पता ही नहीं चला कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई और कैसे आज मैं 60 साल की हूँ। मैं लेक्चरर इंग्लिश रिटायर हुई और हज़ारों मेरे स्टूडेंट्स, मैं जब भी क्लास में पढ़ाती थी उन्हें, तो अपने जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करती थी। तो बच्चों ने मेरे से एक बार रिक्वेस्ट की थी, मैम कभी भी मौका मिले तो आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। तो सोनम ने मुझे मौका दिया ये, और एक मैंने और भी मैत्रेयी जो बच्चा था वो कह रहा था उस दिन कि जब चेतना का घड़ा भर जाता है, जब इतनी ज़्यादा चेतना हमारी बढ़ जाती है, तो ऐसा लगता है कि हमें अपनी लाइफ को शेयर करना चाहिए और अपने हर मोमेंट को शेयर करना चाहिए। ये अपनी लाइफ की इतनी सारी बातें शेयर करना, इसमें मैं बार-बार जब मैं अगर बोलूँगी तो मैं हाथ जोड़कर सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ जब मैं बोल रही हूँ तो वो आए, मतलब मैं नहीं हूँ। मैं केवल एक वो बच्चा जिसने कभी होश संभालने से पहले ही जिसको ये आइडिया लगा था कि लाइफ में क्या हो रहा है, और वो जो आइडिया था वो आज याद कैसे है, और कौन सी बात है जो याद है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि मेरे जो कलीग्स हैं वो मुझे हमेशा बोलते थे कि मैम को तो नाम भी याद नहीं रहते, और आज इतनी सारी चीज़ें जो मुझे याद हैं, तो इसमें भी ईश्वर की एक कृपा होती है कि वो जो याद रखवाना चाहता है वही याद रहता है। फेरी टेल की तरह से है मेरी लाइफ, कुछ चमत्कार हैं, और जितने भी लोग हैं इसको सुन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है जिनके पास। तो मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सब्जेक्ट के तौर पे जिसका जो भी अर्थ निकालना चाहें, जो समझना चाहें, वो समझें और मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि बच्चे की तरह मुझे भी ये है कि क्या था। लेकिन कुछ चमत्कार भी थे और कुछ लाइफ में ऐसे ऐसे मैजिक्स थे जो लोगों को विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम और स्टोरी सुनते हैं और बातें करते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ऐसे भी हुआ था, तो हमारी लाइफ में अगर हुआ है तो हम क्यों ना शेयर करें उस चीज़ को। मेरी लाइफ अगर शुरू हुई, अहम नहीं है, मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मेरा कोई बार बार मैं कह रही हूँ तो एक छोटे से बच्चे की स्टोरी, और इस जर्नी में फेयरी टेल वाली में आप सारे मेरे साथ जुड़ेंगे। आपको और नहीं तो ये तो समझ में आएगा कि हम बगैर सोचे समझे भी लाइफ हमारी अच्छी निकल सकती है, ज़्यादा दिमाग चलाए बगैर। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा डीएनए, जिसको बोलते हैं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिस परिवेश में हम पले बढ़े, वो अगर उनकी आत्माएं हमें लेकर आई इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं ऋणानुबंध तो है। और उनके साथ जैसे साईं बाबा ने सही सचरित्र में कहा है कि उस नमस्कार में और इस नमस्कार में क्या फर्क है। तो वो नमस्कार और आज मैं जब 60 साल की हूँ, रिटायर्ड हूँ, इस नमस्कार में क्या फ़र्क है, इस चीज़ को मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगी। मेरे जो बड़े थे, मेरी मम्मी अब 80 इयर्स की है, और
उनके फादर जो थे वो 27 ईयर्स के थे, उनकी डेथ हो गई थी। उनके दादा ने ही मम्मी को पाला। अब ये बात थोड़ी-सी बहुत पीछे जाने की है, लेकिन इसके बगैर मैं कुछ बात अपने डीएनए से रिलेटेड नहीं कह पाऊँगी कि हम कहाँ आए और क्यों आए, शायद उसके पीछे ईश्वर की कोई रज़ामंदी थी। तो मम्मी के दादा ने उनको पाला और दादा जो थे वो रिटायर्ड कैप्टन थे और दादा का और मेरा क्या रिश्ता था, वो ईश्वर जाने। तो और मेरी जो मम्मी की मदर, नानी जो मेरी थी, वो मैं पैदा हुई 1965 में और 1960 में, क्योंकि मेरी मदर बहनें-बहनें थी, तो हर एक को लगता है कि भाई होता तो परिवार प्रॉपर्टी काफ़ी थी कि सँभाल लेते। तो नाना ने अपने ही परिवार से एक बच्चे को अपने पास रखा और जब सवा महीने का ही था वो बच्चा, तो उसको वो मेरी नानी, मतलब मेरी मम्मी की मदर जो माँ है, मेरी नानी, उनको वो सवा महीने का बच्चा वो उनको दिया। और जिस दिन वो बच्चा उनको दिया, उस दिन जैसे ही उन्होंने उसको छाती से लगाया, उस टाइम मेरी मौसी 10 साल की थी और 10 साल की जिसकी बेटी हो और जो विधवा है, उसका दूध उतर आया और दूध उतरा और ऐसा उतरा कि 7 साल तक मेरे मामा ने वो दूध पिया और इतना ज़्यादा कि गाँव में और भी जो जैसे खेत में जाती औरतें, तो वो उनको जाती तो कि आपका दूध तो उतर ही रहा है ताई, आप इनको पिला देना, ऐसे बोल के वो जाती। तो ये एक लाइफ का बहुत बड़ा चमत्कार है और अ, हम ना जैसे है ना, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना करके तभी वीडियो में कम से कम आई से एक एनर्जी जो अ, है ना, उस एनर्जी से आपको ये तो लग रहा होगा कि, और इस एज में मुझे नहीं लगता कि कोई बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, और जहाँ की इस बात की पुष्टि करने के लिए मेरी मदर आज भी है कि मैं आपको ये बताऊं और मदर की भी बात ये बताऊं कि हाँ ऐसा हुआ था, इतना काफ़ी है। जहाँ एनर्जी इंटेलिजेंस है, इतना तो पता ही चल जाता है कि एनर्जी क्या बात कह रहे हैं हम, क्या कितना इतनी बड़ी बात इस तरह से कह रहे हैं, तो कोई बात तो है। एक तो नानी के साथ ये हुआ और एक मेरी जो इसमें साथ ही दादी का भी मैं बताऊंगी कि दादी दादाजी मेरे रिटायर्ड मेजर थे और नाना जी रिटायर्ड कैप्टन थे, दोनों ही दोस्त थे और उन्होंने ऐसे ही रिश्तेदारी को बना लिया उन्होंने बाद में। तो दादी का साथ भी ऐसे हुआ था कि वो एक बार पतीला मांजने के लिए, अम्बाला कैंट की बात है, और पतीला मांज रही थी, तो मांजते मांजते वो टन 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 की आवाज़ जब काफ़ी देर तक आती रही, तो सारे बैठे थे, दादाजी वगैरह, चाचा वगैरह, तो सबने कहा कि माँ क्या कर रही है। तो जाके देखा तो वो शायद अपने आप में नहीं थी और एकदम से उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जो सिंगापुर वाली लड़ाई थी, चाचा भतीजा दोनों गए और तुमने बोला था सवा मनी करेंगे हम देवी माँ की, और तुमने सवा मनी नहीं करी। अब दादा को ये याद आ गया कि सवा उस टाइम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसमें सिंगापुर ब्रिटिश आर्मी की को यहाँ इंडियंस को लेके गए थे वो, और बहुत ही खतरा महसूस हो रहा था कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं, और दादा ने वो बोला था और दादी ने वो चीज़ उनको याद दिलाई। वो भी एक शक्ति थी कि उनको याद दिलाया, और इसी तरह से मेरी मदर को भी एक बार याद दिलाई। वो बाद की बात है, हम बाद में इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, वो बाद की बात है। तो अब ये जो डीएनए और जिन लोगों के का आशीर्वाद आज मेरा एक उनको अब्लाइज एक एक्नॉलेज करने का एक है तरीका, उनको मतलब प्रणाम है। हमारे ऐसे जो थे इंसान, जो पूरा गांव देवी की तरह जिनको मानता था कि इसका एक विधवा का दूध उतरना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब लाइफ शुरू हुई, मैं बताती हूँ आपको कि जब मैं सोते सोते मुझे हमेशा एक लगता था एक पगडंडी है और पगडंडी पे कोई मेरे से कुछ कदम आगे एक सफ़ेद कपड़े पहने कोई बंदा जा रहा है, और वो एज जैसे होता है ना 70-75 साल का, और वो मैं बैक दिखाई देती है और मैं पीछे से उनको आवाज़ लगाती रहती हूँ कि रुक जाओ गुरुजी, रुक जाओ गुरुजी, रुक जाओ गुरुजी। और ये सपना देखकर और मैं हमेशा रोने लग जाती थी, तो मदर बोलती थी, काफ़ी देर चुप करवाना पड़ता था। तो
अब मेरे नाना जो थे, वो हमारा जो गाँव नाना का गाँव था, वहाँ पर 2 मंदिर थे। एक मंदिर जो बड़ा मंदिर बोला जाता था जिसको, और जो अड्डे के पास था, और एक मंदिर वो था जो जोड़ जो गाँव का था उसके पास, उसको छोटा मंदिर बोला जाता था। तो नाना जी बड़े मंदिर में एक जज बाबा थे, उनके जो वो आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य और नाथ परंपरा वाले थे, और वहाँ पर नाथ परंपरा को फॉलो करते थे। तो वहाँ पर एक रिवाज था, जब भी नाना के साथ में उंगली पकड़ के जाती, तो छोटे मंदिर के पास से निकलते थे और मैं ये बोलती हुई जाती थी, आदेश महाराज, और उधर से वो बोलते थे, आदेश महाराज, आदेश। हम बोलते थे आदेश महाराज, और वो बोलते थे आदेश। तो इस तरह से बोलते हुए जाती, मुझे अच्छी तरह से याद है। और जज बाबा के पास नाना बैठे रहते और काफ़ी देर तक वो बातें करते रहते। मैं बच्चों की तरह से कभी पुड़िया बनानी दे दी, मेरे को कुछ दे दिया, ऐसे-ऐसे काम करने दे देते थे, और मैं उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन कभी-कभार वो आत्मा परमात्मा ऐसी-ऐसी बातें कुछ करते रहते थे और अपनी बातों में लगे रहते थे। अब ये जो जज बाबा थे, ये उस टाइम में काफ़ी एज थी, नाना की भी 80 के करीब थी उम्र, और वो भी काफ़ी बुजुर्ग थे। तो अब ये छोटा मंदिर में एक जो थे, उनका नाम था राम सिंह नाथ, और राम सिंह नाथ के जो चेले थे वो थे चमेला नाथ। तो चमेला नाथ गाँव में क्या होता था कि वो जैसे वो साईं बाबा लेने आते थे फेरी की भिक्षा देने के लिए, तो वो गाँव में जोत का घी मांगने आते थे सबसे, और घी मैं भाकर डालती, नानी मेरे को दे देती, और उनकी उसमें घी डालना, और जो भी अपना खाने वाने का सामान लेने जाते थे, आटा लेते थे वो, और कुछ नहीं लेते थे। तो चमेला नाथ के साथ एक रिश्ता सा कायम हो गया। मैं भागकर, छोटी बच्ची थी, भागकर उनके पास जाती और उनको घी का इंतजार करती, और वो देते, और बड़ी प्यार से मेरे को, एक जैसे बहुत ही स्नेह से, बहुत आशीर्वाद की तरह से मेरे को देखते कि ये बच्ची, बोलते नहीं कुछ, चुपचाप से देखते थे। अब एक लाइफ में एक और ज्यादा एक ऐसी बात हुई जो एक मिरेकल कह सकते हैं, या एक फिर वही कि मानो या ना मानो, ये सच है। मेरे एक बार क्या हुआ कि जज बाबा के पास नाना चले गए, और हर रोज मुझे लेके जाते थे साथ, तो उस दिन मुझे लेकर नहीं गए। तो मैं रोने लगी काफी कि आप मेरे को नाना क्यों नहीं लेके गए, जब सो के उठी तो नानी ने कहा, नहीं आज वो मना कर रहे थे, आज तेरे को नहीं लेके जाना। तो उसी दौरान क्या हुआ कि मेरी मौसी और मम्मी दोनों पानी लेने जा रही थी गांव में, और नानी उस टाइम पीस रही थी। तो मम्मी ने कहा उनको कि माँ ध्यान रखना इसका, और नानी को सुनाई नहीं दिया, और मम्मी ने सोचा कि मैंने बोल दिया, और वो चले गए। अब मैं उनके पीछे पीछे, तो वहां जब छोटा जो मंदिर था जहां पर वो जोड़ था, जहां चमेला नाथ और वो थे, वहां जब मैं पहुंचे जैसे, तो मैं पीछे पीछे बच्चा, और मेरी मदर और मौसी आगे आगे, तभी शोर मचा कि कोई भैंस है और बच्चे को मार डालेगी। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो अरे ये तो हमारा ही बच्चा है। जब उन्होंने देखा ये तो अपना ही बच्चा है, तो उनको बहुत ज्यादा टेंशन हुई, और कोई कहे इधर भागो, इधर भागो, इधर भागो, और उस केओस में मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है, और मैं वहां पानी था, और पानी के अंदर उस जोड़ के अंदर कूद गई। ये बात मुझे बाद में जब वो बातें कर रहे थे तो समझ में आई थी, बाद में पता चला था, तब तो मैं समझने लायक भी नहीं थी, छोटे बच्चे को ये चीज मुझे ज्यादा याद नहीं, लेकिन इतना था कि मैं पानी में कूद गई। अब उधर जो जज बाबा थे, उन्होंने नाना को कहा, ये बाद में मैं बाद में कोरिलेट करूंगी कि मुझे कैसे पता चला कि ये चोला बदल गया। अब चोला बदल गया वाली बात अपने आप में बहुत ही कमाल है, और बहुत ही ऐसी है कि अविश्वसनीय है, कोई विश्वास नहीं करता इसमें। लेकिन वो बच्चा जो बहुत सिंपल सा था, उस बच्चे में एक चेंज आ गया, और वो चेंज ऐसा आया कि चमेला नाथ क्या करता था, शाम के टाइम गांव में नगाड़े, जो गोधूली डस्ट टाइम जो होता है, तो वहां पर नगाड़े बजाए जाते हैं, और नगाड़े बजाने का काम उसका होता था, चमेला नाथ का। अब अगले ही दिन मैंने रोना शुरू कर दिया, और मैं कह रही कि बड़े नाना नाना को कि मुझे तो नगाड़े बजाने। अब नाना को, अब 80 साल के थे, और वो ऐसे इंसान के साथ रहते थे जो बहुत कुछ आत्मा परमात्मा के बारे में जानते थे, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, और मुझे वो साथ लेकर चले गए। ऐसे कुछ दिन तक मैं गई, लेकिन हाथ में खून आने लग गया। अब कोई और मदद करे तो रो कि ना, मैं ही करूंगी। और धीरे धीरे तो फिर जज बाबा ने कहा, इसको मेरे पास लेकर आओ कप्तान साहब। फिर नाना मुझे कप्तान साहब
जो मतलब नाना को बोलते थे, जज बाबा कप्तान साहब लेकर आओ। तो मुझे जब उनके पास लेकर गए, तो पहली बार उन्होंने मुझे माथे पे छुआ और माथे पे हाथ रख के हरिओम तत्सत बोला और कहा कि यहाँ इसको नहीं रहने देना, और क्योंकि जगह बदलनी है इस बच्चे का, यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना जरूरी है ताकि ये अपनी यादों थोड़ा सा भूल जाए। आसान नहीं था वो भी छोटे बच्चे के लिए, तो नाना ने अपने ही रिलेटिव के पास रोहतक मुझे भेज दिया। और मम्मी को शायद सारी बात बता दी थी, लेकिन मुझे भेजा गया मेरे लिए वो एक बहुत छोटा बच्चा जो 5 का है, तो उसको इस तरह से एकदम से रूट से हटाकर और भेज दिया जाए, तो समझ में नहीं आ रहा था और समझने वाली उम्र भी नहीं थी कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं है। ये तो मैं अब समझ सकती हूँ कि हुआ क्या होगा। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ चीजें मेरी लाइफ में बहुत अजीब हुई, जिनके पास रही मैं, और वहीं से एक ईश्वर के प्रति एक एक निराकार एक ऐसी शक्ति की तरफ विश्वास होने लग गया कि कुछ परेशानी अगर है तो कोई तो है साथ में जो हमारी हेल्प को हमेशा तैयार है। बस केवल उस दिन से जो मूवी शुरू हुई, जो केवल एक एक जैसे होता ना, देख रहे हैं मूवी, और वो लाइफ एक अलग से टर्निंग पॉइंट था। वहाँ उनका बेटा जो था वो बहुत ही ज़्यादा वो था, जैसे छिपकली है उनको और मार देना, खिड़की के बीच में अगर पटैक से बंद कर देना, और उसमें जो जैसे वो चिड़ियों को इतना ज़्यादा उड़ाना, और फिर जब वो थक जाए तो उससे धागे से बांध कर उनको, चिड़ियों को पता नहीं क्यों करते थे ऐसे, मैं तो उनसे बहुत उससे छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आता था। और छिपकलियों को वो फिर बाहर पेड़ था, पेड़ के पास जो पत्ते होते थे उनमें उनमें आधी मरी होती थी, जिंदा थी, उनको जलाता। जब ये जलाते तो मेरी अंदर से आत्मा में एक दुख होता कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास रह रही थी और मम्मी ने स्पेशली कह के भेजा था कि आराम से रहना, कुछ बोलना नहीं, लेकिन दुख होता था। एक तो ये बात थी, उस टाइम आत्मा बड़ी दुखी हुई कि क्या हो रहा है ये। तो तब मुझे एक जीव के प्रति कितनी संवेदना थी वो शायद एक पहला जो एहसास था, तब मेरे को पता चला। फिर वो जो जिनके पास मैं रहती थी वो खाना बनाने की बड़ी वो थी, उनको बड़ा आलस आता था, तो कभी कभार मैं उनको खुश करने के लिए बोल देती थी, वैसे ठीक थी, लेकिन कुछ में हर एक कुछ होती है बातें। तो मैं बोलती थी आज मुझे भूख नहीं है, तो जिस दिन मैं बोलती मुझे भूख नहीं है तो उस दिन बड़ी खुश होती है, उस दिन अपने बच्चों के लिए वो अलग से पराठे बनाती। माँ अगर पास में होती तो बोलती कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, बगैर खाई नहीं सोना, लेकिन ठीक है। तब एक कुदरत ने एक शिक्षा और दी कि कमी है लेकिन एक विश्वास है, तो ठीक है। ये विश्वास मुझे कैसे पता चला कि हाँ, विश्वास असर करता है। मैं सुबह लस्सी लेने जाती थी, उन्हीं के रिलेटिव थे उनके पास से, और उसको उनके स्वभाव का पता था, और उसको पता था कि ये इस तरह से होता होगा, और वो उन्होंने खाना बनाने का टाइम चेंज कर दिया, और जब मैं वहाँ जाती तब वो लस्सी के साथ मेरे को वहाँ चूल्हे पे 3 रोटी बनाती और मक्खन रख के और मुझे पेट भर के खाना खिला के भेजती थी। फिर एक विश्वास जमा कि भूखा तो कोई नहीं रहेगा इस दुनिया में अगर आएगा, लेकिन है कहीं जो एक कमी है तो साथ में हमारे पास उसका उपचार भी है। एक मासूम से बच्चे ने एक चीज और जान ली। अब मैं वापस जब गांव आई और नाना के पास बीच में, तो वहां पर एक चीज और घटी मेरे साथ। मैं एक बार सो रही थी, तो सोते सोते मैंने एक मतलब एक सपना देखा, जैसे गेट किसी ने नॉक किया है, नॉक किया है तो सामने वाइट पैंट शर्ट पहले पहने कोई लड़का है, और उसने जैसे मैंने उसको देखा और मेरा झुकाव उनकी तरफ ऐसे हो गया। एक बच्चे को नहीं पता कि ये झुकाव कैसा होता है, लेकिन उस आत्मा में इतना अट्रैक्शन था, तो वो मुड़े और गली से बाहर निकल गए। अब मैं उनके पीछे पीछे कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन वो रुके नहीं, और वो वाइट पैंट शर्ट पहने वो बच्चा चला गया था। था मतलब अच्छा एज का था वो, 27-28 साल का। अब क्या थी कशिश पता नहीं उस आत्मा में, और एक बच्चा जिसको अकल ही नहीं है वो इतनी तड़प,
नानी ने सोचा कि व्हाइट पैंट शर्ट में दिखा है तो कोई जादू टोना ना हो, कुछ ऐसा ना हो, लेकिन कुछ तो था ऐसा। इसी दौरान मेरा राई स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन हो गया 6th में, लेकिन नाना ने मना कर दिया कि नहीं, भेजना नहीं है, क्योंकि चमेला नाथ का जो अट्रैक्शन एक और भी था कि वो तंत्र मंत्र की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट था। और चमेला नाथ की एक चीज़ और भी थी, मेरे में क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी तंत्र मंत्र की बात होती तो मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। तो नाना को ये लगा कि बाहर जाने के बाद बच्चे को कभी ऐसा ना हो कि पिछली परछाई कोई असर डाले, तो उन्होंने मेरा एडमिशन होने के बावजूद भी, बहुत अच्छा स्कूल, सबको पता था कि लाइफ बन जाएगी, लेकिन नाना ने नहीं भेजा और मम्मी को उस टाइम सब कुछ बता दिया कि ये कारण ऐसा है और इसको नहीं भेजना। मैं बाद में उस ड्रीम को कोरिलेट करूँगी बाद में, कि जब मेरी शादी हुई 87 में, तो जो व्हाइट पैंट शर्ट पहने जो उस टाइम मुझे जो दिखाई दिए थे, वो मेरे हस्बैंड का जब फ़ोटो आया तो मैंने देखा तो पता चल गया था ये वही हैं। एक आत्मा का एक और ज़्यादा एक एहसास उस टाइम करवाना, उस अट्रैक्शन उस तरफ करना, मेरे जीवन को एक नए रास्ते की तरफ ले जाना नाना का था, क्योंकि नाना को लग गया था अब शायद मैं इनका इसके साथ ज़्यादा नहीं रहूँगा, और नाना की डेथ होगी। और नाना की डेथ होने के बाद फिर मैं प्रॉपर, फिर हम रोहतक शिफ्ट हो गए। फिर लाइफ में एक जैसे होता है ना कि एक अलग से एक मेरा एक जैसे होता है ना दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा क्या, जैसे मैं क्या होता था कि वहाँ जाकर मैं जिस स्कूल में एडमिशन हुआ मेरा, वहाँ मंगलवार को हनुमान चालीसा का होता था, और हर मंगलवार की मंगलवार तब पहली बार हनुमान चालीसा आँख बंद करके बस गाना, 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 बस इसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर मैं बीच में, जैसे आप बहुत ज्ञान की बातें सुनते हैं ना, सारे बहुत अच्छी-अच्छी बातें, तो जैसे होता है ना, बहुत कोई शो है, कोई बहुत बढ़िया अच्छे-अच्छे शोज़ के बीच में फिलर होता है, तो मेरी आज आप सारी बात को ना फिलर की तरह से महसूस करना कि बीच में डिफरेंट कुछ अलग है। अब वहाँ पर मेरा जो अ, एक चीज़ आई हनुमान जी की भक्ति के साथ ही, कहते हैं हनुमान जी की भक्ति अगर आती है तो साथ राम की भक्ति से पहले हनुमान जी की आती है। तो अब क्या हुआ, मेरे कोई वो होता था, जैसे कोई भी मच्छर ने काट लिया, और मच्छर काटता तो उसमें मेरे को फुंसी हो जाती और उसमें ब्लीडिंग हो जाती। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि वो करना है, वो पेनिसिलिन के इंजेक्शंस लगेंगे, और पेनिसिलिन के इंजेक्शंस लगने के लिए मम्मी जॉब करती थी, पापा भी बाहर थे, तो मैंने क्या, वो कहते कि अपने आप लगवाने जाएगी, तो हम रहते थे यहाँ रोहतक बाहर साइड, बिल्कुल ही इसके पास सोनीपत रोड बिल्कुल बाहर, और वो जाना होता था शिवाजी कॉलोनी, काफ़ी दूर था, अच्छा दूर था। तो वो इंजेक्शन लगवाने, पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगवाने थे, तो 9 दिन वहाँ जाना और जाना, और रेलवे क्रॉसिंग के साथ साथ जाना, तब ये डर नहीं होता था कि लड़की अकेली जा रही है या नहीं है। पता नहीं कहाँ से एक अंदर से एक राम नाम की एक गूंज आ गई, और वो गूंज ऐसी थी कि मैं उस पे रेलवे क्रॉसिंग के साथ साथ और हर कदम के साथ राम, 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 और राम राम करते 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 करते, और एक वो ऐसा हो गया कि हर कदम के साथ राम, और 9 दिन तक मैं वहाँ गई इंजेक्शन लगवाने, और 6 दिन फिर वहाँ से सिविल हॉस्पिटल लगे, तो 15 दिन मेरे वो जो इंजेक्शन लगे थे। तब हनुमान जी की भक्ति के साथ राम की का नाम भी कैसे जुड़ा। अगर माला से देखा जाए तो आजकल तो माला का हिसाब है, उतने छोटे बच्चे के साथ फुट स्टेप्स के साथ उन्होंने राम को मेरे साथ, मेरी लाइफ को राम में कर दिया। अब 10th में मैं वैसे तो बहुत सब्जेक्ट्स में ठीक थी, लेकिन मैथ्स मेरा बड़ा गंदा था। मैथ्स में बहुत डर है, अभी भी मुझे सपना आता तो डर जाती हूँ। तो अब मेरा मैथ्स का पेपर मंगलवार को पेपर था,
और मंगलवार को मेरा पेपर, तो सोमवार को मैं मम्मी की एलर्जी हो गई थी। और एलर्जी में क्या होता है, उनको ना जो जो वो जो लगाना था मलहम सी जो बनाई थी आयुर्वेदिक कोई थी, तो उसमें हाथों में जलन बहुत होती है। अब मैंने सोचा फेल तो होना है ही, कल कौन सा पास होना है मेरे को, तो मैं हनुमान चालीसा का जाप करते करते मम्मी की मैं वो मसाज मालिश करने लगी। मम्मी ने कहा कि भाई हाथों में जलन हो जाएगी। मैंने सोचा माँ की सेवा कर लेती हूँ, कम से कम ये तो कर ही लूँ ना, कल पेपर में तो कुछ होना नहीं। और मैं वो हनुमान चालीसा करते करते, अब अगले दिन मेरा मंगलवार को पेपर। अब पेपर में मैं आसपास देख रही, सारे बच्चे लगे हुए पेपर करने में। अब उनको करते हुए देख के मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया, सोचा कुछ और तो आता है नहीं, तो मैंने हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। मंगलवार था, तभी एक आप लोगों को हंसी भी आएगी। और क्या हुआ, इतनी देर में एक कोई आया होगा किसी की हेल्प करने के लिए। मैं सोच रही हाई, हर एक तरह का होते हैं हेल्प वेल्प, पुराने टाइम से चलती आ रही है। तो इतने में कोई गोल सा कागज का बंडल मेरे सर पे लगा टनैक से, और मैंने देखा जय बजरंग बली। और मैंने वो जय बजरंग बली करके और सारा का सारा वो उतार दिया। मुझे आज तक नहीं पता कि वो सवाल थे जवाब थे क्या थे, मैं वो लिखा ही। और सारी सब्जेक्ट्स में मेरे 100, उस टाइम 150 नंबर के होते थे, और मेरे 135 मतलब 40 आए सब में। और मैथ्स में 60 नंबर वाला पास होता था, और मैं 60 नंबर के 68 आए। 8 नंबर शायद 17 मई मेरा जन्म हो, पता नहीं, कर्मों का शायद कहते हैं ना, शनि पावरफुल है, तो 8 नंबर का उन्होंने मेरा कर्म के हिसाब से मुझे दे दिया होंगे कि चलो मैथ्स में पास हो जाए, पिंड छूट जाए इसका। और मेरी 10th, 10th के बाद जो लाइफ में जैसे होता है ना कि एक समय ऐसा होता है कि जब हम हमें कोई चीज़ निखारने के लिए तैयार कर देती है कि अब इसको, मटके को शेप देने का टाइम आ गया। देखो कैसे कैसे दिया, क्या दिया, कैसे धारा। अ, देखो, जैसे होता ना, एक एक वो थी, एक छोटी सी वो होती है, जैसे होता ना बरसाती नाला। शुरू में बरसाती नाला था, बरसाती नाला नहीं अगर होता तो सूख जाता, लेकिन क्योंकि पूर्वजों का आशीर्वाद था, डीएनए, तो वो बरसाती नाला समय के साथ सूखा नहीं। क्योंकि मेरा उद्गम जिसको बोलते हैं ना, स्रोत जो था, वो स्रोत बहुत पावरफुल था। और स्रोत की वजह से उनके संस्कार जो थे वो लाइफ लाइफ को बनाने के लिए वहीं मेरी लाइफ पे काम शुरू हो गया था। और उस स्रोत के साथ ये छोटा सा झरना कब एक नदी बनने का समय आया। पहले तो एक छोटा सा नाला, और फिर श्रेय जाता है एक इंसान को, उनका नाम मैं आज जरूर लूंगी, मिस पंडित, मिस उमा पंडित। ये जो हमारे बहुत जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, उनकी मौसी थी। और ये हमारे वहाँ पर रोहतक, उसको पहले बोलते थे आईसी कॉलेज, इंदिरा चक्रवर्ती कॉलेज, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन हो गया था। तो वहाँ ये हमारी इंग्लिश की लेक्चरर बन के आ गई। उस टाइम में 10th के बाद ही हो जाता था, प्रेप बोलते थे। और वहाँ ये हमारी लेक्चरर बन के आई। और इनका आना और हमारी पर्सनैलिटी का बदलना, 4 साल इन्होंने हमारे ऊपर इतना काम किया। और इन्होंने पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के लिए जो किया, सबसे पहले एक सवाल पूछा था, एबीसी आती है, ये कॉन्फिडेंस। और मैंने 30 साल, चाहे मेरी 12th है चाहे मेरी 6th है, मैंने सबसे पहला सवाल ये किया, एबीसी आती है ना, बस फिर कुछ मुश्किल नहीं। वहाँ जो कॉन्फिडेंस, क्योंकि छोटा शहर था, हम लोगों की इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि घर में नहीं बोली जाती थी, कोई माहौल भी नहीं था इंग्लिश का। लेकिन उन्होंने जो हमें अंदर जो कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने इवन छोटी छोटी बातों का, हेयर के लिए कैसे, स्किन के लिए कैसे, चलना कैसे, बुक्स रख के कैसे चलना, कदम कितने होने चाहिए, कदम कितना रखना चाहिए, पैर अंदर की तरफ ऐसे होंगे, मतलब यूं पैर नहीं करने, और जितना एक फुट स्टेप, जैसे एक है तो आगे उतना ही होना चाहिए। ऐसे ये छोटी छोटी चीजें करके उन्होंने जो ग्रूमिंग की, मैं आज उनको मतलब
इतना थैंक्स मतलब है मेरी तरफ से कि उन्होंने मेरी लाइफ वो बदल दी कि आज अगर मैं अपने जैसे स्कूल जाती थी या कभी जॉब पे जाती थी तो हमेशा एक एहसास लेके जाती थी मिस पंडित की तरह से मुझे रहना। फिर अब वो मैंने बताया ही था 87 में शादी हुई तो फोटो वही था जो मैंने सपना देखा था। और सपना देखा उससे पहले मेरी शादी के बाद एक मैं बीच में एक और इंसिडेंट बताऊंगी। मैं जब जब मैंने बताया था उनको कि वो तंत्र मंत्र में बहुत शमीला नाथ का इंटरेस्ट था, तो फिर एक चमत्कार हुआ लाइफ में। और मैंने क्या किया, जैसे हम रोहतक आए थे तो हनुमान जी की भक्ति और राम की तो चल ही रही थी। हमारे पड़ोस में एक चोरी हो गई और चोरी जो हुई तो बाद में पता चला कि चोर को पकड़ लिया। तो अब मैं बड़ा क्यूरियस थी कि चोर को कैसे पकड़ा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है कि अंगूठे पे 12 साल से कम अगर लड़की बच्चा है उसके अंगूठे पे वो लगा दो कन्या के तेल, सरसों का तेल, और एक कागज है वो फोल्ड करके, और हमारे मौसा जी जो हैं वो देख लेते हैं कि कैसे पकड़ लेते हैं, और फ्लैशबैक में वो सारा सारा चलता है और फ्लैशबैक में सारा पता चल जाता है कि कौन चोर था। अब तो मैंने उनकी जान खा ली, कैसे पता चला। अब वो मौसा जी के पीछे मैं वो जैसे होता ना दूध की यमदूत की तरह पीछे, मौसा जी मुझे सीखना, मौसा जी मुझे सीखना। कहते बेटा इन चक्करों में नहीं पड़ते। अब क्योंकि अंदर से बहुत जबरदस्ती इच्छा कि मुझे तो ये चमत्कार सीखना है, किसी भी कीमत पे सीखना। अब उनके इतना पीछे पड़ गई, इतना पीछे पड़ गई, पता नहीं उनको तरस आ गया या कुदरत चाह रही थी एक चमत्कार हो और उसके बाद छूट जाए, ये चीज़ लाइफ से ख़त्म हो जाए। मैंने उनसे सीखा तो उन्होंने लाल पेन से कागज़ पे कुछ डिज़ाइन बनाया, और कागज़ को फोल्ड करने का भी तरीका ऐसा था, 9 बार 8 बार पता नहीं क्या था, मुझे कुछ याद नहीं है। और वो कागज़ मुझे ऐसा होता था, और एक मंत्र बताया, और वो मंत्र जो है मुझे अभी भी याद है। और उन्होंने मुझे बताया था बेटा आज के बाद ये मंत्र मैं तुझे बता रहा हूँ वर्बली, उसके बाद ये मंत्र मैं भूल जाऊंगा, और जिस दिन तू वर्बली इस मंत्र को किसी को बता देगी उस दिन तू भी भूल जाएगी। तो मैंने पता नहीं क्यों उस मंत्र को अपने पास ही रख रखा है। वर्बली मैं बताना, पता नहीं कुदरत ने अब सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और वो कागज़ उस बच्चे के हाथ में देना, अब मेरी बहन मेरे से छोटी 12 साल से कम थी, और मैंने क्या किया उसके हाथ में कागज़ दे दूँ, और कागज़ देने के बाद और मैं अपना वो मंत्र का उच्चारण करूँ, और उसी टाइम वो कोई भी चीज़ अगर हो तो फ्लैशबैक में कि वो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, वो आया है, ऐसे उसने उठाया या कुछ भी है, और ये जी मुझे ऐसा लगा दुनिया पाली सब कुछ। ये अब तो मैं इतना बड़ा ज्ञान, जिसको मैं ज्ञान समझती थी और जिससे मेरे नाना ये नहीं चाहते थे कि ये चीज़ उसमें आए, वो जाने अनजाने मेरी लाइफ में एंटर कर गई। अब मेरी मदर को इस चीज़ का पता नहीं। अब मेरे स्कूल में अब तो सुनीता मेरा नाम और अनीता मेरी बहन, हम तो दोनों पॉपुलर हो गए। सुनीता बता सकती है किसी की कोई चीज़ अगर चोरी हो जाए, किसी का चीज़ कोई गुम हो जाए तो। अब क्या किया, एक बार हमारी प्रिंसिपल मैम का कोई सामान गुम हो गया तो उन्होंने बुलाया सुनीता, अनीता को बुलाओ। अब सुनीता जी तो बड़ी चौड़ी हो गए ऐसे, वाह मेरी ज़रूरत पड़ी है मेरी प्रिंसिपल को। और वहाँ जाके बहन को, और घर आके मेरे भाई ने शिकायत बता दी कि आज तो ऐसे ऐसे इन्होंने बताया। और उसमें उसने बहन ने बिल्कुल डायरेक्ट देखा कि ये सामान जो था उनका था कि स्कूल के बाहर रेत गिरा हुआ, रेती, और एक छोटा सा बच्चा जा रहा है और उसमें रेती में उसने वो डाल दी। जब उन्होंने खोद के देखा तो उसमें रेती में वो सामान मिल गया। तो जैसे ही मैं घर आई तो मेरी मम्मी ने कहा क्या किया था आज, मैंने कहा कुछ नहीं किया था ऐसे ऐसे। तो भाई ने सारी शिकायतें बता दी इस तरह से ये तो हुआ है इनके साथ। अब मम्मी ने क्या किया कि मम्मी ने वो मेरे जो सारे जितने भी कागज़ थे, सारे कागज़ मेरी कॉपी में जगह 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 मैंने कागज़ लगा रखे थे। उन्होंने सारे कागज़ और मेरे निकाले। मैं रोती जा रही, मम्मी मत करो, बहुत बड़ी विद्या है, बहुत बड़ा ज्ञान है, मत करो मत करो। और मम्मी को नाना की वही बात याद आ गई कि इस रास्ते पे चली गई तो बर्बाद हो जाएगी, ये काम कभी नहीं करना। और मम्मी ने मेरे वो सारे के सारे कागज़ जला दिए। रोती रही, आपने बहुत बुरा किया। अब आधा तो मैं अपने पास ज़रूर रखूँगी,
आधा मेरे पास अभी भी है, लेकिन वो कुछ बेमानी है, अब कुछ भी नहीं है। वो दिन है आज, आज तक, आज के बाद। फिर मुझे नाना की एक बात याद आई। मम्मी ने नाना को कहा था कि तंत्र मंत्र करके कुत्तों की वाली मौत होती है, कभी भी इस रास्ते पे नहीं जाना। मम्मी ने मुझे बहुत डरा दिया कि इस रास्ते पे नहीं, भगवान की भक्ति ज़्यादा है। बीच में ये वाला मैं थोड़ा दिमाग से निकल गया था। उसके बाद हनुमान चालीसा वाली एंट्री मेरी लाइफ में हुई थी और वो चीज़ लाइफ से बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब शादी के बाद जो था, मेरी बेटी हुई। मेरी बेटी जब हुई तो अंदर से इच्छा थी कि एक देवी जिसको पूरा गांव देखना आता था मेरी नानी को, कि उसका विधवा का दूध उतराए। मन में एक इच्छा थी, हे ईश्वर, मेरी बेटी को भी मेरी नानी पाले, उसमें भी वो संस्कार जाएं, इतनी बड़ी देवी उनका उनको उसको संभाले। अब एक लाइफ में, क्योंकि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अब क्या हुआ, मेरी बेटी का सवा महीने के बाद घर लेके जाते हैं, 3 महीने बाद। अब मुझे पता चला कि नानी को ग्लूकोज रिएक्शन हो गया और नानी कोमा में चली गई। कोमा में चली गई तो बहुत महसूस हुआ कि एक इच्छा थी कि मेरे बच्चे को भी वही संस्कार मिले। चलो कोई नहीं, इसमें भी पर दुख बहुत हुआ। अंदर से इच्छा थी कि नानी को संभालना चाहिए था, मेरे बच्चे को भी ध्यान रखना चाहिए था। एक भगवान ऐसा टाइम कुछ तो दे दे कि हमारे बच्चों को भी संभाल लें, उस देवी का आशीर्वाद मिल जाए। नानी 28 दिन तक कोमा में रही। मदर वगैरह को सबको ये हो गया कि इसको हॉस्पिटल रोहतक से कहते इसको, इनको ले जाओ, ये कुछ भी नहीं है इनमें। अब मम्मी वगैरह कहें कि हम कहाँ ले जाएं, इनको कहीं ले जा ही नहीं सकते। तो अब क्या हुआ कि मम्मी और मौसी जिस पास में बैठे थे, उनको जैसे एक दिन को लेटे हुए, जैसे कोमा में तो थी, उनके बेड सोर्स भी हो गए। तो मम्मी एक बार पास में थी तो देखा उनको कि माँ ना कुछ हिली है, जैसे झटका सा लगा है। तो मम्मी ने देखा कि झटका लगा है, नहीं मेरा धोखा है। फिर एकदम से डॉक्टर को बुलाया, तभी नानी की आवाज़ आई कराने की ना। तो मम्मी ने शोर मचा दिया और पूरा रोहतक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल के डॉक्टर सारे के सारे वहाँ आ गए। ये बात है 88 की। सारे वहाँ आ गए। ये है नवंबर दिसंबर नवंबर नवंबर के करीब, और 1988 में। और सॉरी डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि मिरेकल है ये क्या हुआ। और उन्होंने क्या किया, उनको उल्टा लेटाया और जो बेड सोर था वहीं उन्होंने काटना शुरू कर दिया, उसको जो फ्लैश को निकालना शुरू कर दिया। अब मम्मी बेटी के लिए बड़ा मुश्किल है अपनी माँ को इस स्थिति में, और उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। उन्हीं के आगे वो उसको निकाल रहे हैं बेड सोर का उसको, और गॉज उसमें वो जो कॉटन वगैरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो डॉक्टर एक बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि बेटा ये ना अगर हम नहीं करेंगे ना, अगर इनको अब जितना ये ज़्यादा चीखेंगी, जितना ज़्यादा ये इनको पेन होगा, उतना ही ये कोमा से बाहर आएंगे। बहुत मुश्किल रहा होगा मदर के लिए और मौसी उनके लिए, बहन भाइयों के लिए। तो वो होश में आती चली जा रही थी और दर्द उनको एक होश में ला रहा था। ये भी ईश्वर, पता नहीं ईश्वर की क्या बातें होती हैं कि दर्द से होश में आना, और दर्द ही लाइफ है या दर्द क्या है, दर्द ही सिखाता है शायद। तो वो होश में आई। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ठीक हुई तो मदर को उन्होंने बताया कि उन्होंने एक वो देखा पूरा वाइट कलर का, जहाँ जगमग पूरा सफ़ेद एक प्रकाश था, बहुत रोशनी थी, और एक बहुत बड़ा ग्रंथ रखा था और लाइन लगी हुई थी। और लाइन में सारे के सारे थे, काफ़ी दिन तक खड़े रहे वहाँ। और वहाँ पर उन्होंने बताया नानी का नाम था चंद्रावली, चंद्रकला ऐसे। और वो उन्हीं के गांव में, उन्हीं के घर के साथ ही दूसरी तीसरे घर में गांव में चंद्रकला थी। तो उन्होंने कहा अरे ये चंद्रावली को लेके आना था, चंद्रकला को लेके आना था, ये इसको ले आए, ऐसा कुछ कंफ्यूजन था, इनको वापस छोड़ के आओ। और मेरी नानी को वापस छोड़ा, वापस छोड़ा तो कहती धड़ाम से मैं नीचे गिरी। ये प्रभु की इच्छा देखो, कोमा से बाहर आई, हमारी तड़प थी या उनका आशीर्वाद था, पता नहीं।
या शायद हमारे बच्चों का को आशीर्वाद मिलना था, वो वापस आई और हमारे सारे इवन मेरे हम बहनों के मेरी बहन, मौसी के बच्चे, उनके बच्चों मतलब मेरे बच्चों को सबको उन्होंने काफ़ी साल तक उनको एक संस्कार, प्यार सारा उन्होंने लाड दिया। ये मेरी नानी की एक नानी का आशीर्वाद है कि आज जो हमारे बच्चों के ऊपर भी उनकी एक छाप है। अब क्या हुआ कि मेरी जॉब का था 1994 में। अब जॉब का एक फिर से अगेन एक नया चमत्कार। सोनम, मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक लंबी वीडियो हो जाए तो उसको देख लेना आप जैसे भी है, क्योंकि ये कंटेंट नहीं है बेटा, कंटेंट क्रिएट किया जाता है। क्रिएशन एक इमेजिनरी हो सकती है लेकिन रियल कंटेंट नहीं है। ये लाइफ की बहुत अछूते सबसे शेयर नहीं किया जा सकता। और आज शेयर इसलिए कर रही हूँ कि एक मैं चाहती हूँ कि सारे इसको विश्वास को मैं सब एक एक हम मार्च में हम वहाँ जाएंगे, सारे मिलेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे हम कि ऐसा ऐसा भी हमारे साथ होता है। तो अब मेरा जब जॉब का था तो जॉब मेरा एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 17 मई 1965। मेरी जॉब लगी। जॉब में क्या हुआ था उस टाइम 1994 में मेरिट बेस पे लिए गए थे। और मेरिट बेस पे लिए तो सबने ये कह दिया था कि भाई 1350 टीचर्स ले लिए मेरिट बेस। उन्होंने 10th के अलग मार्क्स और अलग अलग बाइफर्केशन किया था, बीए के, बीएड के और सारे के सारे एमए के। और बहुत एक ट्रांसपेरेंट सा था तो वहाँ पे लगा दिया था उन्होंने। तो हस्बैंड ने कहा कि मार्क्स के हिसाब से तो तेरा भी आ जाना चाहिए। और वहाँ पर वो जो लिस्ट थी, लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो फिर बाद में पता चला कि एजुकेशन से ही रिलेट थे, एजुकेशन में ये हमारे भाई लगते हैं। उनके साथ हस्बैंड गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि भाई एक लिस्ट और आ रही है। और 17 मई 1965 मेरा एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। और वो जो कैप्टन और मेजर का परिवार जो आज भी उनके फोटोग्राफ्स के पीछे एक्चुअल डेट लिखी हुई है। और मेरी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि मेरी 17 मई को हटा के किसी ने 15 जनवरी 1965 कर दी। ना मेरी मदर को पता, किसी को भी नहीं पता कि ये किसने चेंज किया। और 15 जनवरी 1965 मेरा अगर डेट नहीं होती तो मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने जनवरी मिड जनवरी तक के अगली लिस्ट में लिए थे। ये फिर से एक लाइफ में मिरेकल हुआ कि 17 मई को हटा के 15 जनवरी किसने किया, कौन सी शक्ति ने किया, मुझे तो नहीं पता। पर है है तो है। मेरे बच्चों, मैं अपने स्टूडेंट्स को जब बताती थी तो बच्चे कहते थे कि मैम आप जो बोल देते हो ना कि तेरे इतने नंबर आएंगे, वो नंबर आ जाते हैं। मैं कहती बेटा मैं तो ऐसे ही बोलती थी, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन बच्चों में था एक कि मैम का आशीर्वाद है तो कुछ तो है। पर चलो, मैं तो कहती हूँ हम किसी लायक भी नहीं है। सब एनर्जी है। एनर्जी में अगर प्यार और इतने बच्चों को इतना प्यार से अगर उनका मेरा किसी ने भविष्य बनाया तो हमारा भी फर्ज था कि मैं बहुत डेडिकेशन अपने बच्चों के साथ रखूं। अब जी उसके बाद ये जॉब वाला जो 15 जनवरी वाला हुआ, फिर क्या हुआ कि हम अब लाइफ का फिर एक नया चेंज एक आया, वो बड़ा कमाल का था। उसमें क्या हुआ कि 2001 में नहीं, उससे पहले मोती नगर में एक जो मैंने पहले पॉडकास्ट में जो बताया था, भाई साहब जो मेरे गुरु भाई हैं उनके यहाँ हम गए थे। तो शाम को मेरा पूजा का एक रूटीन था, पूजा में मैं अपना जो भी था पूजा करती थी। तो मैं उनके घर गई तो बच्चे खेल रहे थे आपस में और उसने कहा बच्चों का मैं ध्यान रखती हूँ और तू अपनी पूजा कर ले। मैंने जोत जलाई और मैंने पूजा करनी शुरू करी। तो वाइट कलर की चुन्नी मैंने ओढ़ रखी थी, मुझे चुन्नी। और जैसे ही मैं पूजा करके आंख बंद थी मेरी और चुन्नी मैंने ना ऐसे करके जैसे ऐसे यहाँ तक ओढ़ रखी थी। तो इतनी देर में वो आई, कमला है हमारी गुरु बहन है। तो उसने कहा अरे ये क्या हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ। मेरी चुन्नी के ऊपर हजारों काली चिड़िया,
हज़ारों, मतलब चींटी, मतलब ऐसी चुन्नी दिखाई ना दे, पूरी की पूरी काली चींटी है। उसने कहा ये क्या हो रहा है? उसने उसको उसको चुन्नी को हटाया और यूँ का यूँ उसने बाहर झाड़ा और कह रही है, चींटियाँ तो ये सारी की सारी गायब। वो चुन्नी को बाहर ही रखा ही। ये काली चींटियों का आना अपने आप में, वो कमला भी हँसती है कि भैया कमाल था तेरे तो माम भी, तो वाल्मीकि वाला हिसाब हो रहा है तेरा तो। फिर 2001 में यूएनओ की तरफ से हस्बैंड का यूगोस्लाविया का हो गया, पीस कीपिंग फोर्स जो यूएनओ की तरफ से होता है, वहाँ चले गए। वहाँ जब इनका जाने का हुआ तो एक बुजुर्ग से थे, मॉडल टाउन में हम रहते थे पुलिस कॉलोनी में, तो मैं शाम को परेशान सी हो जाती थी, बच्चे भी छोटे थे। तो उनके पास ऐसे ही गई, माँ है एक, हमारी माँ ही बोलते हैं, इनके दोस्त की माँ, राजवीर भाई साहब उनकी मदर। तो मैंने कहा माँ शाम को परेशान सी हो जाती हूँ मैं, तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, मेरी नेगेटिव अगर रहूँगी तो बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहीं एक आर ब्लॉक में एक थे, उनको पैरालिसिस हुआ हुआ था। वो कहती थी पंडित जी चल उनको वहाँ ले चलती हूँ तेरे पास, कुछ बताएंगे। वो बेचारी अपने हिसाब से कि चलो कुछ रास्ता दिखाएंगे, लेकिन ईश्वर का रास्ता दिखाने का अलग तरीका था। वो मुझे वहाँ लेकर गई और उन्होंने मेरे को कहा कि कोई कमी नहीं है, और पैसा कमाने गए हैं तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही है। और इतना, मैंने कहा मुझे बहुत रोना आता है, कई बार याद आ जाती है या कभी अलग रहे नहीं। तो उन्होंने एक बात कही जिससे जीवन बदल गया। कहते रोना ही आ रहा है तो प्रभु की याद में रो ना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने कहा सुंदरकांड शुरू कर दो, और जो याद करना है, जो तेरे को रोना है, जो जगह और वहाँ बैठ, और रोना ही है, आँसू निकालने ही है तो प्रभु की याद में रो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब घुस गई दिमाग में बात। स्कूल से आते-आते, लुडलो कैसल में थी मैं, स्कूल से आते-आते और मैंने आके फटाफट रास्ते से ही सुंदरकांड को लिया, और मैंने उसमें कुछ लाइनें, जैसे होता है ना पूरा, और वो रिसाइट करके मुकेश की आवाज़ में था। और मैंने साथ में कैसेट ली, और कैसेट में मुकेश की आवाज़, मेरे को ये लग रहा था कि बंगालीज़ जो होते हैं ना वो रिसाइट करते हैं रामायण, और रिसाइट करने से ज़्यादा भावना जागृत होती है। तो मैंने क्या किया, मुकेश की कैसेट साथ में लगा लेनी और साथ में उसके जो था अपना रिसाइट करने लग जाती। रिसाइट करने लग जाती तो मेरा रोज़ का रूटीन बन गया, और रूटीन बना तो हनुमान जी की कृपा, ऐसे लगा जैसे कुछ बदल रहा है, कुछ तो बदल रहा है। अब कुछ बदलने में क्या हुआ, सुंदरकांड पढ़ती और उसमें एक लाइन आती, दुस्सह बिरहु अब नहीं सही जाए, और वो एक्सट्रीम पीक पर होता था, जैसे आत्मा परमात्मा एक अपने ब्रह्म है क्या है मुझे नहीं पता वर्ड, न उसमें कोई राम हनुमान जी कोई ऐसा नहीं था, कोई कोई पिक्चर रूप में कुछ भी नहीं था, पर ऐसा था जैसे आत्मा में एक तड़प है कि दुस्सह बिरहु अब नहीं सही जाए, नहीं सही जाती, नहीं सही जाती, वो तड़प थी ना, वो तड़प बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। फिर जब ज़्यादा अजीब है तो फिर वही है ना, एक कमी है तो उसको उसकी भरपाई भी करनी ज़रूरी है। फिर एक आती, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, जैसी ये लाइन आती फिर अंदर से ऐसा लगता जैसे किसी शक्ति ने, आत्मा ने परमात्मा को पा लिया, और इतनी शांति मिलती कि लाइफ को ऐसा लगता कि आज बस दिन, और अगले दिन इतनी एनर्जी के साथ जॉब, बच्चे सब, और फिर शाम को वही 7:15 का टाइम फिक्स, बिल्कुल फिक्स टाइम, और वही गाना और वही रोना, वही उनका लाड करना, वही चिपकाना एक शक्ति का, ऐसे छूना, और फिर ये लाइफ मेरी बदल गई। अब हमेशा मैं क्या करती थी कि सब बोलते थे गुरु, गुरु होना चाहिए लाइफ में, गुरु होना चाहिए, तो मेरे को बड़ा गुरु ऐसा था कि नहीं, अगर हमारा कोई काम होता ना तो हम सीधा ऑफिसर को जाके बोल देते हैं, नीचे अगर किसी को कहोगे तो काम बिगड़ जाता है। दिमाग में बहस भी होती थी कई बार, और कई बार मैं बोलती भी थी गुरु, और फिर हस्बैंड ने तो बिल्कुल ही मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा था, क्योंकि पुलिस में होते हुए उन्होंने गुरु के बारे में कुछ कुछ सुन रखा था, और उनको लगता था कि नहीं इस तरह का
कोई नहीं है, और मुझे भी गुरु में कोई आस्था नहीं थी, कोई भी आस्था नहीं थी। तब तक साईं बाबा की भी एंट्री लाइफ में बाद में, वो तो मैंने पहले पॉडकास्ट में बताया था, वो चीज़ अलग है। तो अब क्या हुआ, एक बार हमारा और मेरी वो जो गुरु बहन है जो कमला, वो हमेशा मुझे बोलती थी गुरु गुरु बहुत ज़रूरी है, गुरु बहुत ज़रूरी है, और मैं उसके साथ हमेशा बहस करती। कहती गायत्री से शुरू करते हैं अपने गुरु जी, हमारे गुरु जी, गायत्री शुरू कर ले, गायत्री किया कर, ये किया कर। मैंने उसको हमेशा, तुम तो पागल हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, और हमेशा उसको डिनायल मोड पे होती थी। तो एक बार क्या हुआ, हम वहाँ जा रहे थे, कैल की ट्रेनिंग थी हमारी 10 दिन की, और हम कुछ टीचर्स को वहाँ कैल की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया लूडलो कैसल नंबर 1 में। अब मेट्रो से जाते थे हम यहाँ से, और मेट्रो से जाते तो मैं क्या करती, वहाँ उतरती कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, और कश्मीरी गेट से वहाँ सिविल लाइंस जाते, और सिविल लाइंस वाले मेट्रो स्टेशन पे जब मैं उतरती तो वहाँ से रोड क्रॉस करती पहले अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वहाँ से 901 पकड़ती, और 901 पकड़ के फिर मैं लुडलो कैसल 1 की तरफ से, जो वहाँ जानकार हैं उनको सबको पता चल गया कि अपोजिट डायरेक्शन में मतलब उतरना, फिर रोड क्रॉस करना, वहाँ से 901 या जो भी बस आती वो LC1 की तरफ आती, और फिर मैं उसको पकड़ कर अपने स्कूल में आती। एक दिन एक टीचर मेरे साथ थी, तो उसने कहा कि आप उधर कैसे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं ऐसे जाऊँगी, और रोड क्रॉस करके और वहाँ से मैं अपनी बस पकड़ लूँगी। कहते वहाँ से कैसे? मैंने कहा अरे बस, एक दिन तो मैं बड़ी परेशान हुई, वहाँ मोरी गेट वगैरह पता नहीं कहाँ से आई, मैंने ऑटो लिया, फिर 30 रुपये भी लग गए, उसने अपना सर पकड़ लिया। कहती आप पागल हो क्या? मैंने कहा कैसे? कहते आओ। तो उसने मेट्रो स्टेशन, मेट्रो जैसे जो गेट वो था ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे को ले जाना शुरू किया, पैदल चले 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 सीढ़ियों से, और बाहर निकले। कहती ये कहाँ आ गया? मैंने देखा LC1 तो पास नहीं था, बिल्कुल साथ में। अब रुकना बनता था। अब वक्त आ गया था कि मैं, जैसे होता ना इंट्रोस्पेक्शन का टाइम था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं कुछ देर ना यहाँ बैठना चाहती हूँ, कोई आएंगे उनकी वेट कर रही हूँ, आप जाओ। मैं वहाँ सीढ़ियों पे बैठ गई। सीढ़ियों पे बैठकर मैंने सोचा कि 4 कदम का रास्ता जब पार नहीं कर पाई, तो अध्यात्म का रास्ता तो बहुत ही बड़ा है, उसको कैसे पार कर पाई? और मेरे मन में यकायक दिमाग आ गया कि गुरु के बगैर तो नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरु के बगैर। और जैसे ही मन में ये इच्छा जागी, पूजा पाठ बहुत की, बहुत पूजा पाठ, जप तप व्रत सब कुछ, लेकिन अब ठहर गया दिमाग कि गुरु। और बस इतनी बेचैनी होगी कि मैं हस्बैंड को कहूँ मुझे कोई ऐसे गहरे कुएं में खींच रहा है, मैं डूब रही हूँ, मुझे ऐसा चाहिए कोई हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकाल ले। संस्कार थे, सारी चीज कर रहे थे, लेकिन जब एक कमी बहुत महसूस हुई ना, तब गुरु को पता चल जाता है कि अब तैयार हो चुका है शिष्य भी। अब गुरु अपने आप को प्रकट खुद करता है, कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं कर सकती, जब जब तक ना चाहे ईश्वर किसी गुरु को भेजना। अब जो मेरे गुरु भाई थे, वो जो MEA की तरफ से उनकी पोस्टिंग थी पाकिस्तान, कमला और जिनका बार बार मैं जिक्र करती हूँ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कमला की। वो सब देखा जाए तो मुझे इस रास्ते पर लाने वाली सारा श्रेय उस लेडी को जाता है, जो जिसको प्रोनाउंसिएशन गुरु जी ही बोलेगी, जो पढ़ी बहुत पढ़ी नहीं है, लेकिन कबीर जी को तो वो खैर बहुत बड़े हैं, लेकिन उसकी पवित्र ऊर्जा ऐसी है कि जिसको किसी ज्ञान की, किसी किताबों की जरूरत नहीं, और वो मेरी एक इंस्पिरेशन है। तो उसने, ये दोनों के दोनों गए हुए थे पाकिस्तान, इनकी पोस्टिंग वहाँ थी, और उधर से भाई साहब का फोन आया कि भाभी चंडीगढ़ चलोगे? अब ये आप देखो कमाल की बात कि उधर से गुरु के लिए तड़प का बढ़ना, और उधर से पाकिस्तान से उनका फोन आना कि हम 2 दिन के लिए बीच में आ रहे हैं, 2-4 दिन के लिए, और आप वहाँ चलोगे। अब ये क्योंकि वो गुरु
की दीक्षा उनको मिल चुकी थी, वो गुरु के काफ़ी सालों से थे। अब किस तरह से ये अलाइनमेंट क्या होती है, ये कम से कम हम नहीं समझ सकते। वो आए और हम उनके साथ हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों चंडीगढ़ गुरु जी के पास गए। जिस कमला से मैं हज़ारों सवाल पूछती थी, कमला क्या होता है? क्योंकि जब गुरु की तरफ शुरू हो गई थी ना, तो मैं कमला का बहुत दिमाग चाटती थी। कमला कैसा होता है? गुरु कैसे बताते हैं? मैत्री कैसे करते हैं? फिर वो सबको कैसे कर देंगे? उनको कैसे पता चलता है ये हमारी क्लास में है? कैसे पता चलेगा ये गुरु? तो उन्होंने कहा, अरे गुरु तो सारे एक ही पथ पे काम करते हैं। गीता, उन्होंने श्री कृष्ण ने कहा था कि हर गुरु में मैं हूँ, सब सब मैं ही तो हूँ। तो कहते ये कौन शिष्य किसके हैं? अब तुम कितने सारे टीचर्स होते हो, कितने सब्जेक्ट्स को जाते हो, तो ये थोड़ा ना ये टीचर अच्छा है नहीं है, सभी एक ही काम होता है सबका, और आप अपनी क्लास को सारे संभालते हैं। अब वहाँ हम गुरु जी के पास पहुँचे, तब वो अपने ड्राइंग रूम में थे। डॉक्टर नरेश, मेरे गुरु, चरण वंदन, गुरु जी को प्रणाम। जब हम वहाँ पहुँचे तो जैसे ही एंटर किया, एनर्जी बहुत फ्लो था। अब वो ऐसे गुरु तो थे नहीं जो ये जैसे होता है ना बहुत ही प्रैक्टिकल, जो वो नहीं हो, गृहस्थ नहीं हो, वो गृहस्थ भी हैं, और उन्होंने ये हमें बता दिया कि गृहस्थ होते हुए भी जरूरी नहीं है कि हम अपना घर छोड़ के कहीं एकांत में या कहीं जाके बैठे और तो ही हमें अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं। हम अपने सारे काम साथ साथ करते करते भी हम इस रास्ते पर जा सकते हैं। वहाँ जैसे ही एंटर किया, एंटर करते ही एनर्जी का फ्लो और कंट्रोल से बाहर, और आंखों से टप टप पानी गिरना शुरू हो गया। और हस्बैंड जो गुरुओं के अगेंस्ट थे, उस दिन उनका क्या हुआ देखो, उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। उनका वो देखो, और फिर कहीं न कहीं वो भी था कि जो ड्रीम था, जो इनको सपने में देखा था, आत्माओं का कौन-सा संबंध था कि हमारा दोनों का संबंध एक के साथ है, तो दूसरा का भी वो ऑटोमेटिकली चेंज का टाइम आ गया है। वहाँ जाते ही मुझसे पहले गुरु के चरणों में इन्होंने अपना माथा टेक दिया। मुझे ज़रा-सी हैरानी हुई, ये क्या मुझसे पहले? और ये बैठे आराम से, और मैं वहाँ बैठकर बस केवल आँखों से पानी गिर रहा था। अब कमला ने मेरे को कहा, पूछती क्यों नहीं सवाल? मेरा दिमाग चढ़ जाती थी, इतने सारे सवाल पूछती थी। तो मैंने कमला को कहा कि मेरे सारे सवाल खत्म हो गए। फिर बहुत हिम्मत करके गुरुजी से पूछा। गुरुजी मेरी तरफ चुपचाप से मुस्कुराते हुए देख रहे थे। नज़र मिली उनसे, देखा उनकी तरफ। नज़रों में ऐसा था कुछ कि डायरेक्ट नज़रों को संभालना बड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी देखा मैंने। मुस्कुरा रहे थे। जिस क्या था मुझे बताना, बड़ा शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल था। तो मैंने कहा, कहते ध्यान नहीं, ध्यान करना है? वो कमला तो खुश होगी, इसका मतलब इनकी क्लास में है ये। फिर मैंने कहा, गुरुजी फिर मैंने जो इतनी सारी जो पूजा की थी, क्या ये बेकार है? तो उन्होंने जवाब दिया मुस्कुराते हुए कि वो तेरी प्रवृत्ति, तेरी वृत्ति जो थी ना, वो यहाँ तक लाने के लिए वो था। साकार जो है वो निराकार की तरफ लाने के लिए, साकार है तो ही तो निराकार की तरफ आओगे। तो उन्होंने बहुत समझदारी से साकार निराकार कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बताया, उन्होंने ये बताया कि वो सारी चीज़ें। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं अनजान सी थी बैठी थी, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। कहते जैसे मान लिया किसी यात्रा पे जा रही है और वहाँ पर तूने तूने पराठे बनाए कि मैं ये रास्ते में खाऊंगी, और बड़े शौक से तूने बनाए, बड़े प्यार से। और फिर वहाँ जैसे ही तुम वहाँ पहुँचे तो तुम्हारा कोई दोस्त मिल गया, और उसने कहा कि मैं तुम्हें 5 स्टार में खाना खिलाता हूँ। तो तुम्हें वो जो पराठे हैं वो बेमानी हो गए, अब लगता है उनमें टेस्ट नहीं आएगा। तो इसी तरह से जो जोत बत्ती तूने पूजा जब तब, वो तेरे पराठे थे। अब तेरे को दूसरा समय आ गया है 5 स्टार का खाना, तो वो तेरे को यहाँ तक ले आए, तो अब इस तेरे को वो चीज़ थोड़ी सी पीछे हट जाएगी। छोटे से एग्जाम्पल ने मेरी सारी चीज़ क्लियर कर दी। और फिर उन्होंने कहा गायत्री शुरू किया करो,
और जो उनका अपना हमारा तरीका था, उन्होंने गायत्री से शुरू किया। कहते ऊर्जा हर एक के शरीर में होती है, बस घुमानी है और इसको एक व्रत बनाना है ऊर्जा का, और वहां से शुरुआत करवा दी उन्होंने। और फिर हमारे जो हस्बैंड वाइफ की आध्यात्मिक जो यात्रा थी, और कमाल की बात है, जो पहला लेवल है, दूसरा लेवल है, वो हस्बैंड वाइफ का एक ही समय में, मतलब अगर एक लेवल है, पहला लेवल है जब हमें दीक्षा मिली उनकी, वो लेवल दोनों का इकट्ठा ही, एक साथ ही। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। कुछ होगा हमारा पिछले जन्म का कुछ ऐसा संबंध कि हमारी यात्रा इकट्ठी ही चल रही है। अब ये सारा का सारा हमारा हो गया। अब गुरु की एंट्री हमारी लाइफ में होगी। अब जैसे ही हमारा, जब उन्होंने कहा कि दीक्षा मिल गई, दीक्षा मिलने के बाद उन्होंने कहा दीवार के साथ लग के बैठना है, क्योंकि हमारी जो मानव, जो हमारी जो एनर्जी, वो जो है ऊर्जा इतनी बनेगी कि हमारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम दीवार के सहारे। और फिर दीवार के बाद से ध्यान का अलग हो गया, नेक्स्ट लेवल जो जो जानते हैं उनको पता है। और फिर उन्होंने कहा अब तुम बेशक, तुम्हारी बॉडी इसको कंट्रोल करने लग गई है, और अब तुम कहीं भी बैठकर ध्यान करो, लेकिन किसी आसन पर बैठना है। अब ध्यान करते हुए एक्टिव जॉब, पुलिस की नौकरी, छोटे बच्चे, साथ में बुजुर्ग हैं, उनकी दादी भी, दादा भी, जो भी है। तो अब क्या हुआ, मैं स्कूल जाती और स्कूल जाके लाइब्रेरी, मेरी वहाँ पर लाइब्रेरियन थी रंजीत, मैं उसको बोलती कि तू मेरा पीरियड खाली है, और मैं, वो अखबारों का ढेर होता था उसके ऊपर, और एक वो फुटमैट बना बेड पर रख के, और उसके ऊपर एक वो बोरी सी डाली, और मैंने कहा मेरा जब तू ताला लगा जा बाहर से, और ताला लगाने के बाद और जो पीरियड खत्म हो जाएगा तो ताला खोल के मेरे को उठा ले जाना। और वहाँ से मेडिटेशन शुरू हो गई, साथ गृहस्थी चली, साथ साथ मेडिटेशन चला, साथ साथ कब हुआ सहज, सब कुछ सहज, सब कुछ इतना सहज कि लाइफ में जुड़ता चला गया। कोई एहसान नहीं, किसी को कुछ दिखाना नहीं, चुप से सारे काम, वो भी हो गया, ये भी हो गया, और बहुत ही लाइफ आराम से, 30 साल की नौकरी, और फिर सारा का सारा। तो अब क्या हुआ, अ, मेरे को जैसे मेनोपॉज के टाइम होती है दिक्कत बहुत ज़्यादा, तो महीनों तक ब्लीडिंग रहती थी, दिक्कत होती थी। तो ध्यान, कहते ध्यान रोक नहीं सकते, ध्यान तो करते ही हैं, आत्मा का और शरीर का सफ़र अलग अलग होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उसमें ऊर्जा थोड़ी सी अच्छी नहीं बनती, मेरे दिमाग में किसी ने डाल दिया। तो मैं गुरु जी को कभी फ़ोन नहीं करती। उस दिन मैंने फ़ोन किया, गुरु जी मेरा ध्यान पे फ़र्क तो नहीं पड़ रहा मेरी इस तरह से, अब आत्मा के पिता से क्या शर्म। मैंने कहा मेरे को ऐसे ऐसे होती है और दिक्कत, तो ध्यान पे तो फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी कोई भी उनका जो है, जो गुरु जी का शिष्य है, तो जैसे ही वो हम मंत्र बोलते हैं तो गुरु टेलीपैथिकली गुरु ऊर्जा हमें भेज देते हैं, जिसकी ऊर्जा कम होती है, ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा का तो नहीं है, लेकिन हेल्प कर देते हैं, ऊर्जा हमें भेज देते हैं। तो गुरु जी ने मेरे को कहा कि मुझे तेरे को कभी ऊर्जा भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तू कॉस्मोस से लेती है, शायद तेरी ऊर्जा वहीं से आती है, मुझे कभी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तब पहली बार मेरी लाइफ में कॉस्मोस, एक ब्रह्मांड, एक वर्ड ऐसा आया कि अच्छा डायरेक्ट वहाँ से भी कुछ मिल सकता है, मिलता है। अब जीवन का अलग से परिवर्तन। फिर प्रवीण भाई का जब मैंने उस दिन देखा पिछले साल, तो ओम, ओम, बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो हम वहाँ पर रख, उसके लिए रख लेते हैं 5 दिन, जब हम मार्च में वहाँ इकट्ठे होंगे ना सारे, तब शेयर करेंगे। वहाँ पे रिकॉर्डिंग का जरूर रख लेना सारा का सारा, तो क्योंकि हम वहाँ से बहुत कुछ इकट्ठा खजाना करके लेके आएंगे सब। तो अब परवीन भाई ने जैसे ही बताया ना कि ओम, तो मैं रिटायर होने वाली थी, और इस दौरान 30 साल की जॉब में ना कभी मुझे ऐसा नहीं लगा। हाँ देखो, अ, अगर दुख हुआ, मैं दुख है, दुख हो रहा, मुझे दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा है, पर मैं दुखी नहीं हुई, है ना कमाल, कि रो रही हूँ, मुझे रोना आ रहा, बहुत तेज रोना आ रहा, पर दुखी नहीं हूँ, मुझे हंसी आ रही है। ऐसा लगा जैसे जो हो रहा है वो, और जो वो चीज, और लेकिन एक चीज लाइफ में मैंने देखी कि मैंने दो चीजों को हमेशा फॉलो किया, कि एक तो मैंने, आज अगर मेरे दिमाग में कोई चीज आई है कि मुझे करना है तो करना है, एक नियम, वो छोड़ना नहीं है।
और फिर दूसरा ये था कि अगर पता चला कि हाँ, ये करना है, उसके बाद उसको ज़ाहिर नहीं करना, उसको ये नहीं बताना कि मैंने किया। 2 चीज़ें लाइफ़ में मैंने बहुत ही एक श्रद्धा से करी इस चीज़ की, कि पहले तो किया, छोड़ा नहीं, और फिर बगैर छोड़े अगर किया, कर भी रही हूँ, तो कभी गाया नहीं। ये भी नहीं कहा कि इवन मैं बड़े इस चीज़ को रहती हूँ कि मैंने कभी अपने बच्चों को ये भी नहीं कहा मैं थक गई। कभी भी ये नहीं कहा कि मैं थक गई। लेकिन ये भी ऊपर वाले की कृपा है। और फिर इतना तो पता चल गया कि अगर काम कर दिया और कह दिया तो समझो किया ही नहीं। ये चीज़ दिमाग में पता नहीं कैसे आती थी, और ये मैंने फ़ॉलो की। अब बस मैं लास्ट में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत थी इम्पोर्टेंट। अब प्रवीण भाई का जैसे ही मैंने पोर्टल रिटायर होने वाली थी, तो मेरे को लगा उससे पहले मेरे को पता चल गया ओम, और मैंने जल का लोटा रखना शुरू कर दिया सामने, और ओम का, और कॉस्मोस ब्रह्मांड की क्या कौन सा पोर्टल खुला मुझे नहीं पता, और उस पोर्टल के साथ ही मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे कुछ शक्ति ऐसी है जो टेलीपैथिकली हमें बता देती है कि ये तुझे करना है, ये तुझे नहीं करना। जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आज मैं ये करके जाऊं, आज जैसे किसी की विजिट है और मुझे ऐसे पता चल जाएगा, जैसे जैसे मैंने ओम किया कि आज तो ये वाला लेके जा, ये तेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तेरी डायरी ये उठा के लेके जा, तेरी ज़रूरत पड़ेगी ये जा। तो ऐसे ऐसे ना थोड़ी थोड़ी हेल्प होने लगी, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा है। अब क्या हुआ कि जॉब मेरे को 31 जनवरी 2025 जनवरी स्टार्ट होने से पहले मैंने शुरू कर दिया था, ये सितंबर के करीब कर दिया था, ये वो तो उससे भी काफ़ी दिन पहले कर दिया था ओम वाला तो। लेकिन जनवरी 31 जनवरी को रिटायर होना था, तो उसके बाद ये होता था, उसके बाद तो रिटायर होकर आराम करना ही है। तब अपना कार्य क्षमता ज़्यादा बढ़ा दी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी थी कि कोई नहीं, थक ले जितना थकना है, उसके बाद तो रेस्ट करना है, रिटायर तो हो ही जाएगी। और 31 जनवरी में मैंने ये मेरा पीक पे था, कॉस्मोस ब्रह्मांड से कुछ 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 ऐसा कनेक्शन, और मुझे अंदर से कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति है कुछ कहना चाह रही है, और कुछ शक्ति ऐसी है कि जो अलर्ट करना चाह रही है, और कोई ऐसा है जो, तो एक दिन मैं सुबह सुबह रात को जैसे मुझे अभी जैसे आज भी मेरे को इंस्पिरेशन हुई कि बस अब बैठ जा, अब करना है कुछ। तो बहुत दिनों से लटकाते भी रहो तो भी आज तो कुछ बोलना है, तो ऐसी एक अंदर से आवाज़ आई कि आज तो कुछ कहना है। तो आवाज़ आई कि कल सुबह 4 बजे इससे शुरू कर दे, 4 बजे हनुमान जी का ओम हम हनुमते नमः, और सुबह करना शुरू कर दे, तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, सुबह ही अपनी वही जोत जला के और ओम हम हनुमते नमः। अब मेरा मुझे पता नहीं क्या है हनुमान जी, मैंने कहा नहीं हो सकता है कि रिटायरमेंट का लास्ट वाला टाइम है, तो अंदर से, क्योंकि रिटायर होने के बाद एक बार बंदा टूटता है, नए नए सब कुछ इतने साल की जॉब के बाद, हो सकता है कोई हीलिंग से पहले ही मेरी शुरू करवा दी हो, और साथ में पोर्टल, और साथ में वही जल का लोटा, और शाम को ओम, और ये करना 5 माला, और ये सारा चलता जा। अब लाइफ में एक चीज़ आई जो कि बहुत अलग थी। 25 जनवरी को मेरी ही एक कोलीग का एक्सीडेंट से डेथ हो गई। हम तैयारियां कर रहे हैं, सारे के सारे रिटायरमेंट की पार्टी की सारी तैयारियां हो रही हैं, और उसके एक्सीडेंट से डेथ हो गई। एक्सीडेंट से डेथ होने से पहले 3 दिन पहले की बात है, वो मॉर्निंग असेंबली में वो पास से आ रहा था, और मैंने उसको कहा कि मेरी रिटायरमेंट में आना है तेरे को। तो ऑन डेपुटेशन वो तिहाड़ जेल चला गया था, तो उसने कहा मैडम मैं तो नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि उस दिन हमारा स्पोर्ट्स डे है वहाँ पर तिहाड़ जेल में। तो मैंने उसको कहा स्पोर्ट्स डे वगैरह कुछ नहीं है, कहते मैं तो अपने दोस्तों को भी लेकर जाऊँगा यहाँ से वहाँ पर मेरा तो मुश्किल है। मैंने कहा नहीं आएगा तो, और ज़रूर आएगा। और अब मैं उसके दोबारा फिर मेरे को मिला, फिर मैंने कहा कि तू ज़रूर आएगा। तो उसके बाद हम जब साइन कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफिस में, टेबल के पास खड़े थे, तो बाई चांस वो फिर पीछे से आ गया, खड़ा था साइन करने के लिए। फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा ज़रूर आएगा तो मेरी रिटायरमेंट पार्टी में। तो उसने कहा कि तब तक वो हंस पड़ा, कहते हैं नहीं, तभी भी वो कह रहा है मैडम बहुत ज़रूरी होता है स्पोर्ट्स डे, वहाँ का भी संभालना, कोशिश करूँगा। मैंने कहा कोशिश नहीं करनी,
तो घर आके मैंने हस्बैंड से ज़िक्र किया कि तिहाड़ जेल में, तो इन्होंने कहा कि वो है वहाँ पर, तो कहते हैं उनके ऑफिसर से उनको कहलवा देंगे उनको। तो ये इन्होंने मजाक में कह दिया कि अप्रोच करवा देंगे हम, इनके ऑफिसर रह चुके हैं, तो जहाँ वो वहाँ पर उनके जो ऑफिसर थे। तो कहते हैं अगले दिन मैंने इनकी बात सुनकर, और अगले दिन में कहते गोलचा जो भाई साहब हैं, बच्ची बेटी की शादी में भी आए थे, वो है उनकी थोड़ा अपना अपना है ईश्वर की दया से थोड़ा सा जान पहचान। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा सतीश गोलचा भाई साहब हैं वहाँ पर, और मैं तेरी शिकायत लगा कर तेरा स्पोर्ट्स डे भी कैंसिल करवा दूंगी, पोस्टपोन करवा दूंगी। तो फिर वो हंसने लग गया, तो कहते हैं कि नहीं मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। उसने ऐसे कहा कि मैं आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। ये क्या अलाइनमेंट थी मुझे नहीं पता, और जैसे ही उसने कहा ना आऊँगा और ज़रूर आऊँगा, और उधर 25 तारीख को उसकी जब खबर आई कि वो ख़त्म हो गया, अब पता नहीं क्यों अंदर से कुछ बिखर सा गया। ऐसा लगा बार बार उसकी वही शब्द कि आऊँगा ज़रूर आऊँगा, और उधर से अपने दोस्तों को भी ले जाऊँगा। तो मन में कहीं एक थोड़ा सा डर भी हो गया था, जैसे हमारे मिथ मिथ है ये, तो क्या क्यों कभी ऐसा ना हो और बच्चों के ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है या क्या है। और साथ में ये भी था कि आऊँगा ज़रूर आऊँगा, तो धोखा, वो तो मेरे को धोखा क्यों दे के गया, कह रहा था आऊँगा आऊँगा। उस टाइम में क्या था, रिटायरमेंट होने वाली थी बच्चों का, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, और उस माहौल से इतनी ज़्यादा अटैच थी अपनी जॉब के प्रति, अपने रूटीन के प्रति, कि उस सारे उसको छोड़ना मेरे लिए ऐसा लग रहा था जैसे मैं हिली हुई हूँ सारी की सारी। और उस हिली हुई थी उसमें मेरा शायद उस टाइम ना हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, और हार्ट चक्रा ऐसा था जैसे असीम प्रेम, मुझे वहाँ हर चीज़ से इतना प्रेम हो गया था, इतना प्रेम कि मैंने हार्ट कार्ड्स बनाए सबके लिए। एक दिन मजाक में बात हो रही थी कि जो रिटायर होता है उसको लिख के देते हैं सब उसके बारे में, तो मैंने बोला नहीं, मैं तुम सबके लिए मैं लिख कर जाऊंगी। तो मैंने हर एक के लिए लिखा, बल्कि डीडी सर हमारे कह रहे थे इतना तो मैं भी अपने बारे में नहीं जानता जितना आपने मेरा लिखा। और प्यार से और हर एक को इमेजिन करते हुए इतना प्रेम से मैंने वो सारे के सारे 90 के करीब मैंने कार्ड बनाए, कार्ड पे लिखा। तो उस टाइम में प्रेम एक, कहते हैं ना, पीक पे था। जब प्रेम बहुत पीक पे होता है तो ईश्वर को बड़ा पसंद आ जाता है। तो पसंद आ जाता है ना, तो फेब्रुअरी में क्या हुआ हमारी उस टाइम, फिर 31 जनवरी को हमारी पोस्टपोन होगी, क्योंकि जवान बच्चा था, बहुत बड़ी हमारे लिए क्षति थी वो। तो 31 को हमारी रिटायरमेंट नहीं हुई। जब रिटायरमेंट नहीं हुई तो फरवरी मेरे पास पूरा था। जब फरवरी मेरा पूरा था तो मेरे लिए, और वो प्रेम साथ में था, जो कार्ड्स का प्रेम, और उधर से हार्ट चक्रा, और फिर साथ में फिर पोर्टल खुला हुआ, और फिर कॉस्मोस भी, और फिर साथ में उस बच्चे का एक एहसास कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो लाइफ में एक ऐसा गुथमुथ हो गया, गुथमुथ हो गया। फिर हमारी मार्च में फाइनल जो रिटायरमेंट हुई वो चीज़ ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को एक एक अंदर से एक ऐसा लगा जैसे, जैसे होता ना कोई ज्वालामुखी जैसे फट जाएगा, पता नहीं क्या मुझे ऐसा लगने लग गया। एक्सट्रीम, हर चीज़ एक्सट्रीम, ऐसा लगा जैसे आग लगी हुई है, और मैं तड़प के ये कह रही हूँ कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो अब अब एक जो बचपन में कभी जिसने हरिओम तत्सत मेरी सबसे पहले शायद गुरु थे मेरे वो, और उन्होंने जब माथे पे हाथ रख के हरिओम तत्सत बोला था, वो तड़प इतनी थी कि जज बाबा शक्ल नहीं, लेकिन आंख बंद करने के बाद एक जैसे होता ना पुंज, एक रोशनी का पुंज, एक रोशनी, टिमटिमाती हुई रोशनी, और उस रोशनी के रूप में, लेकिन इतना पता चल गया कि वो मेरे जज बाबा दोबारा मुझे महसूस होने लगे कि जज बाबा। और मैंने कहा आप तो जज बाबा हो, मुझे न्याय चाहिए। तो उस दौरान दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो पर्सनली नहीं शेयर की जा सकती, और साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि जो कुछ सोल से रिलेशन भी ऐसा हो रहा था
कि जो नहीं एडजस्ट हो पा रहा था, और वो हेल्प भी मांगना चाह रही है और मुझे क्लियर भी पिक्चर नहीं हो रही। तो जज बाबा के मैंने कहने के बाद जब मैंने कहा कि आप ना मुझे रास्ता दिखाओ, तो वो जो मैंने अंगूठे पर देखना जैसे देखते थे ना, क्योंकि आधा मंत्र मेरे पास अभी था, वो चीज़ मेरी किसी दूसरे की मदद के बगैर कहीं न कहीं वो मंत्र मेरे मुँह से निकलने लग गया, उधर से जज बाबा का, उधर से ओम का, उधर से कहीं न कहीं वो मेरा बच्चा मुझे याद आ रहा, कभी नेगेटिव आता, पॉज़िटिव आता, और जब बहुत सारे इमोशंस मिक्स होके आते हैं तो एक ब्लास्ट हो जाता है, और ब्लास्ट में न्याय मुझे दिखाओ, क्लियर दिखाओ। तो जब क्लियर में ऐसा लगा जैसे पेज पलटता जा रहा है, एक पेज पलटा, क्लैरिटी, फिर दूसरा पेज पलटा, क्लैरिटी, तीसरा क्लैरिटी, और ह्यूमन्स से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, हर लाइफ के पहलू से रिलेटेड, इवन सोल पर्पस से रिलेटेड, तेरा क्या रोल है, किसके लिए क्या हेल्प करनी है, किसका कितना रोल है, कितना नहीं है, ये सारी क्लैरिटी उस टाइम होगी। और मुझे ये लगा, अच्छा मेरे पास तो पावर आ गई है, मैं तो किसी भी प्रॉब्लम का हल निकाल सकती हूँ, इवन यहाँ जो है उनका भी और जो यहाँ नहीं है उनका भी हेल्प, मैं तो सबकी हेल्प कर सकती हूँ। गुरूर, और जब ईगो अगर आ गया तो गुरु तो हिल जाता है, फिर ये खतरा हो गया। और जज बाबा का मुझे जो उस टाइम जो वो दिखाना, वो मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा था। मैंने ऐसे ऐसे पहलुओं को देखा कि जो आज मुझे किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं है। पहले अपने आप को देखा, कहाँ क्या है ऐसा जो जाने अनजाने हुआ है, पहले मुझे बताओ। और फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जब उसमें देखने के बाद मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ है ये और ये है, और इसका तेरे पास कोई हल नहीं है। लेकिन जज बाबा एक अश्योरेंस तो होगी कि कभी इमरजेंसी है तो जजमेंट है, न्याय है, और वो मेरे साथ है हमेशा, और हमेशा रहेंगे, ऐसा महसूस हो गया। कोई शक्ति ऐसी तो है जो साथ में है। तो अब हम गए, ये मैंने पीक पे थी मेरी सारी चीज़ें, मई में, जून में 2 महीने, सुबह 2 घंटे, 2.5 घंटे हस्बैंड वॉक पे चले जाते, बच्चे अपने अपने घरों में हैं मस्त, और मैंने सुबह 2 घंटे जो मेरा पूजा का समय होता है इन दौरान, तो सब कुछ क्लैरिटी होती चली गई, हर चीज़ दिखाई दी, किस रूप में कैसे क्या होना है, सब कुछ क्लियर, इतनी भी दुविधा नहीं, इतनी भी परेशानी नहीं, सब कुछ क्लियर हो गया। और जब क्लियर हुआ तो पता चल गया कि जज बाबा की अपनी कमाल है, उसका उनका क्लियर करने का तरीका। और फिर आई गुरु पूर्णिमा, जुलाई में हम गुरु पूर्णिमा पे गुरु के यहाँ गए। अब गुरु के यहाँ जब गए तो गुरु समझ चुका था कि ईगो में फंस चुकी है ये, और उस रास्ते की तरफ दोबारा जाने की तैयारी हो रही है जहाँ इसको नहीं जाना चाहिए। फिर गुरु का बहुत ज़बरदस्त रोल फिर से आ गया। मैंने गुरु जी से, क्योंकि आध्यात्मिक लेवल पे हमारा एक लेवल होता है, और काफ़ी अच्छे लेवल के बाद गुरु फिर ओम का कुछ हमारा कुछ होता है जो मुझे नहीं पता क्या होता है। लेकिन मैंने उनको कहा कि गुरु जी मेरा वो देख लो, आप कब शुरू करोगे। तो उन्होंने मेरी नाभि पे उंगली रखी, और नाभि पे उंगली रख के उन्होंने कहा अभी गैप है। जब उन्होंने कहा गैप है, तो मुझे नहीं पता था किस गैप की बात कर रहे हैं। लेकिन घर आई जब मैं, तब अगस्त में, अप्रैल में जहाँ डिजास्टर हुआ था, ऐसा लगता था जैसे भस्मासुर बन के आग लगा दो, सबको तबाह कर दो या खुद तबाह हो जाओ। वहाँ अगस्त में एक ब्लास्ट और हुआ। ब्लास्ट में ईगो मेरा जो था ना, उस पे ऐसी चोट करी गुरुजी ने, और उस चोट करने के बाद एक नई शिक्षा उन्होंने, एक आग जो थी ना, एक ऐसी आग आई कि जैसे होता है ना, मैंने उसमें उसमें ये जो था ना, विंग्स ऑफ फायर है, अब्दुल कलाम की बुक है, उसमें आया वी आर ऑल born with a divine fire in us, and our effort should be to give wings to this fire and fill the world with the glow of its goodness. अब मैंने सोचा इस आग को, या तो आग को जलाने का बंदोबस्त कर लो, सब कुछ जल जाए, क्योंकि सब कुछ क्लियर बहुत कुछ हो चुका था।
और या फिर तुम इसको रास्ता बदल लो। और गुरु ने ईगो खत्म कर दिया, पिघला के सब निकाल दिया कि मैं तो कुछ भी करने वाली नहीं है। और उन्होंने उसके बाद उसको आग जो थी अंदर, उस आग को कहा कि विंग्स ऑफ फायर, इस आग को अब अपना रास्ता बना। और फिर आग का रास्ता, फिर क्या हुआ बीच में, 2 सितंबर 2 सितंबर को मैं सो रही थी। मैंने ये कहा कि चलो सारी चीज़ें भूल गई। मैंने जब मेरे को जब बातें क्लियर हो रही थी, तो मैंने जज बाबा से एक बात की थी कि टेलीपैथिकली उनके पुंज जैसे होता है ज्योतिष स्वरूप से, कि सब कुछ भूल गया, सब कुछ खत्म हो जाए, कोई बात नहीं खत्म हो जाए, लेकिन मुझे कुछ एहसास तो ये तो दिला दो कि कुछ है। तो उन्होंने एहसास जो दिलाए, वो एहसास वो दिलाए जैसे किस फॉर्म में, कि जैसे देवता देवती हैं उनको खेलते हुए हंसते हुए देखना, उनको मेरे चिपटना लाड करना, वो एहसास दिलवाया। फिर जैसे मेरी बहू की डिलीवरी हुई, तो लेबर पेन्स में बहुत ज़्यादा बच्चे को दिक्कत होती है, तो वो बहुत थकी हुई थी। तो जैसे ही मेरा पोता हुआ, तो उसने मुझे उसको गोदी में दिया और कहती मम्मी आप ध्यान करो इसको लेके। तो जज बाबा ने वो दिखाया मुझे कि ध्यान किया जो, और गोदी में उसको जब मैं ले रखा था, वो मैं ही तो था, मेरा ही तो स्वरूप है जज। और कुछ चीज़ें हैं भी हैरानी वाली, जैसे मतलब पहला ही उसका संबंध मेरा ध्यान का क्यों हुआ, शायद ध्यान वाला ही संबंध है उसके साथ मेरा, पास रहे दूर रहे लेकिन ध्यान वाला संबंध है, ये शायद वो बताना चाह रहे थे। तो फिर एक सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत थी, ऐसा लग रहा था कुकर प्रेशर है और सब कुछ ये हो गया था, तो कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है वो होना ही है, तो केवल उसको देख, समझने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है बहुत अच्छा होता है, तेरा रास्ता कुछ अलग है। और फिर इसको इसको सारे को सारे इस चीज़ को निकालने के लिए एक जैसे होता है ना सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर को निकालने के लिए, फिर 10 सितंबर को सोनम मेरी लाइफ में आई। और भक्ति प्रभा के पहले पॉडकास्ट में जब मैंने सोनम से किया, जब उस दिन एक एनर्जी लेवल, उस दिन जब मैं अपनी बहुत दिन तक तो मैंने अपनी वीडियो नहीं देखी, डर के मारे पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि पहली बार ऐसे बोल रही थी। और फिर जब भी मैंने अपनी वीडियो देखी तो आंखों में जरूर पानी आया 2-3 बार, क्योंकि एनर्जी लग रहा था जैसे बहुत खुश, सारे एक सारे तूफान के बाद शांति, एक रास्ता मिला, सेफ्टी वॉल। तो भक्ति प्रभा चैनल का, अगर उस टाइम जो ईश्वर ने, तो आज मेरी पूरी यात्रा में ये भी देखो कि ऐसे संत समाज की तरफ, और अब हम एक्साइटेड हैं पंडित वहाँ पर जाने के लिए, ऋषिकेश में सारे ग्रुप के साथ सबसे मिलने के लिए। एक एक बंदे का एक एक का नाम मुझे नहीं रहता, मैं सबके साथ, अब जैसे ऋतु है या सारे, बहुत मन कर रहा है सारी की सारी मिले वहाँ, और अपने एक्सपीरियंसेस और भी बहुत सारे शेयर करें, और वहाँ एक ग्रुप इतना ज़्यादा अच्छा हो। तो सोनम बहुत बहुत बेटा लाड, तेरे को इतनी ज़्यादा ईश्वर तेरे को हमेशा खुश रखे। तो तूने एक ऐसा मेरा सेफ्टी वॉल्व का काम किया, ऐसे टाइम पे तू प्रकट हुई है, ये लाइफ की एक यात्रा में तेरा भी अहम रोल है, ठीक है। तो हमेशा बेटा इसको, तो एक रामायण में एक है, उसमें सुंदरकांड में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सोनम ने मुझे वो रास्ता दिखा दिया, कहते कहते अगर स्वर्ग मोक्ष भी एक अगर तराजू के पलड़े पे रखा जाए, और साथ में संत समाज अगर संत धरिए, तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग, और सत्संग में जो बात है वो उसमें, तो इस सत्संग में साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नमः सिद्धम नमः सिद्धम नमः सिद्धम।